हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सिस्खान आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का सीरीज हमारा है फंडामेंटल राइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट का सेकेंड पार्ट है। ऑलरेडी हम लोग फंडामेंटल राइट का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। ये सेकेंड सीरीज हमारा शुरू होगा फंडामेंटल राइट का, मौलिक अधिकार का, जिसे हम मूल अधिकार भी कहते हैं। देखो कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट प्राप्त है और इस फंडामेंटल राइट में हम लोग आज करेंगे सबसे पहले राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल्स 19 से लेकर के 22 में उपलब्ध है। ऑलरेडी हमने 19 को कवर कर चुके हैं, यानी कि 19 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज क्या करेंगे, आज हम लोग 20 से शुरू करेंगे। आर्टिकल्स 20 से स्टार्ट करेंगे। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स 20 से शुरू करते हैं। तो 20 में भी हमें क्या है, राइट टू फ्रीडम ही है। इस राइट टू फ्रीडम को आपको समझना है कि ये इसमें राइट टू फ्रीडम किस प्रकार की राइट ऑफ फ्रीडम की बात किया गया है। तो अनुच्छेद 20 आर्टिकल्स 20 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। लेकिन ये राइट क्या कहता है कि अपराधों के संदर्भ में संरक्षण, प्रोटेक्शन, राइट टू फ्रीडम, प्रोटेक्शन इन टर्म ऑफ क्राइम, यानी अपराधों के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। देखो कि हमारे यहाँ अपराधी है या नहीं, दोषी है या नहीं, ये प्रोविजन, ये जजमेंट करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। तो ऐसे कंडीशन में उस अपराधी जो क्रिमिनल है, जिसको क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण अरेस्ट किया जाता है, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। और वो कौन कौन से अधिकार है, तो वो 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है कि अपराधों के संदर्भ में आने की राइट टू प्रोटेक्शन इन टर्म ऑफ क्राइम। सबसे पहले पोस्ट फैक्टो लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका अर्थ होता है पूर्वगामी कानून एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है कि जिस समय कोई क्राइम घटता है, घटनाएं होती है, उस समय जो कानून प्रचलित में होता है, प्रचलित का मतलब उस समय जो कानून लागू होता है, वही कानून एट ए टाइम उस क्राइम के लिए एप्लीकेबल होता है। बैक डेट से कोई भी कानून क्रिमिनल केस में एप्लीकेबल नहीं किए जाते हैं। तो प्रश्न समझ में आया कि पोस्ट फैक्टो लॉ का अर्थ होता है, 2 मीनिंग मैंने बताया। पहली मीनिंग मैंने बताया कि जो कानून उस समय प्रचलित होता है वही उस समय लागू की जाती है। बैक डेट से कोई भी कानून एप्लीकेबल नहीं की जाती है क्राइम के केस में। और सेकेंड, इसका अर्थ होता है कि कानून में जितना लिखा हुआ है, मेंशन इन द लॉस, उससे अधिक पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। तो जितना कानून में लिखा हुआ है उससे अधिक पनिशमेंट देने का राइट नहीं है। और सेकेंड, मैंने कहा कि जो वही कानून उस पर एप्लीकेबल होता है जो एट ए टाइम क्या था, एट ए टाइम प्रचलन में शामिल था, वह उपलब्ध था, वही कानून एप्लीकेबल होता है। अब सेकेंड पॉइंट इसको समझना है कि किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दोबारा सजा नहीं दी जा सकती है। जीव पैराडाइज एप्लीकेबल नहीं है। एक ही अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। 1 क्राइम 1 पनिशमेंट एप्लीकेबल होता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कोई भी क्रिमिनल या जो आपराधिक गतिविधि में शामिल है,
वो व्यक्ति खुद का विटनेस नहीं बन सकता है, तो खुद का गवाह नहीं बन सकता है, लेकिन अपराध को सिद्ध करने के लिए पुलिस के पास या पुलिस अधिकारी अथॉरिटी के पास यह अधिकार है कि उस अपराध को, क्राइम को प्रूव करने के लिए उसका सिनाइन लिया जा सकता है, ब्लड का सैंपल लिया जा सकता है, थंब इंप्रेशन लिया जा सकता है, अंगूठे का निशान लिया जा सकता है, सिग्नेचर लिया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन खुद का वो विटनेस नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो अपराधों के संरक्षण में हमें 3 अधिकार भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 ये भी राइट टू फ्रीडम ही है, लेकिन ये फ्रीडम डिफरेंट है। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 21 की बात करते हैं। 21 राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया गया है। अपनी जीवन जीने का अधिकार है, व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार है। व्यक्तिगत बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, चाहे वो अधिकार राइट टू वाटर भी हो सकता है, राइट टू एयर भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार हो सकता है, जल का अधिकार हो सकता है। जो इंडिविजुअल जीवन जीने के लिए, जो व्यक्तिगत तौर पे उसके बिना लाइफ कांट बी पॉसिबल, उसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसके बिना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पॉसिबल नहीं है, तो वो सभी अधिकार राइट टू लाइफ कहलाता है, जीवन का अधिकार कहलाता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहलाता है। और वो कहाँ मेंशन है? 21। देखो कई बार पेपर में इसे इस तरह से पूछे जाते हैं कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, क्या जीवन का अधिकार का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आरटीआई एक्ट 2005 में आया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग आरटीआई आर्टिकल्स 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी इंट्रिंसिक पार्ट है, और साथ में साथ राइट टू लाइफ का भी इंट्रिंसिक पार्ट है। क्लियर हुआ? अब इसी तरह राइट टू वाटर, जल का अधिकार कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन क्या जल के बिना, वाटर के बिना क्या लाइफ संभव है? नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए राइट टू वाटर भी एक जीवन का अधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ? तो जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वो सभी शामिल है जिसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है, यानी कि बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, ऑल इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। क्लियर हुआ? अगला इसी का एक इंट्रिंसिक पार्ट ही है आर्टिकल्स 21A, जिसे हम लोग आरटीई राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, शिक्षा का अधिकार के नाम से जानते हैं। और शिक्षा का अधिकार भी एक इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। और इसके लिए आरटीई एक्ट लाया गया, आरटी एक्ट 2009 में आया, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2010 से लागू किया गया। और इसके तहत सभी माता पिता, गार्जियन, पेरेंट्स, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आर्टिकल लिखेंगे 22। 22 भी राइट टू फ्रीडम ही कहलाता है। आर्टिकल 22 राइट टू प्रोटेक्शन इन टर्म ऑफ आर्बिट्री डिटेंशन एंड अरेस्ट, स्वेच्छाचारी रोक विरोध संरक्षण, आने की किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बिना कोई कारण का, बिना कोई वजह का। किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा रूप से
किसी के पास यह अधिकार नहीं है, डिटेन करने का राइट नहीं है, अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। राइट टू फ्रीडम जो है वो वायलेशन होती है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता रखता है। डिटेंशन नहीं की जा सकती है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता है बिना वजह का। देखो कि यहां पर 3 राइट दिए गए हैं, 3 अधिकार है इसको रोकने के लिए। किसी को अर्बाइटरी डिटेंशन और अरेस्ट को रोकने के लिए 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, एज सुन एज पॉसिबल कारण बताना होगा, कॉजेस बताना होगा, किस वजह से आपको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। और सेकेंड, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो विद इन द 24 आवर, 24 घंटे के अंदर, विद इन द 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय के सामने पेश करना होगा। पेश करना होगा, आने को उसको हाजिर करवाना होगा, प्रेजेंट करवाना होगा। पुलिस के पास ऑथोरिटी इतना ही है कि उस व्यक्ति को डिटेन करे, लेकिन विद इन द 24 आवर के पहले वो कहां पेश करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? और थर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस भी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, उस व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वो लीगल एडवाइस ले सकता है, कानूनी रूप से जिससे भी चाहे उसे एडवाइस ले सकता, सलाह ले सकता है। और उस पुलिस अधिकारी, उस पुलिस अथॉरिटी के पास ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो जिससे भी लीगल एडवाइस लेना चाहता है उसे वो क्या करे? संपर्क करवाए, कांटेक्ट करवाए। तो हमने कहा अर्बाइटरी डिटेंशन, अरेस्ट को रोकने के लिए 3 अधिकार दिए गए हैं, या कहें कि लोगों की फ्रीडम को इंश्योरिटी देने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये 3 अधिकार है। वो कौन कौन से अधिकार है मैंने चर्चा किया। नेक्स्ट लिखेंगे अनुच्छेद 23 एंड 24, आर्टिकल्स 23 एंड 24, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी को शोषण नहीं किया जा सकता है। स्पेशली मैं बात करता हूं, विशेष रूप से मैं बात करता हूं आर्टिकल सबसे पहले 23 का। नोट डाउन लिखेंगे। आर्टिकल 23 किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम करवाना, फ्री में काम करवाना, बेगार करवाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। मनुष्य की खरीद फरोख्त करना, ह्यूमंस की खरीद फरोख्त करना, सेल एंड परचेजिंग करना, बच्चों से काम करवाना, ये सभी क्या है? प्रतिषेध है, प्रोहिबिटेड है। ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, फ्री वर्क, बेगार, बेगार का मतलब होता है अनपेड लेबर्स, कॉमा, सेल एंड परचेजिंग ऑफ ह्यूमंस, कॉमा, चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड, ऑल टाइप्स आर प्रोहिबिटेड। ये सभी क्या है? प्रतिबंधित है। ऐसा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो शोषण होता है, एक्सप्लॉइटेशन होती है। और हमारे यहाँ एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, ताकि किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। क्लियर हुआ पॉइंट? तो 23 अगेंस्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन की बात हो। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आर प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। देखो कि 24 प्रोहिबिटेड ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रमिक, बाल श्रमिक
प्रतिषेध है। बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और जबरदस्ती बच्चों से काम करवाना ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो देखो कि 23 एंड 24 में काफी डिफरेंसेस है। 23 कॉमन है, वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, लेकिन 24 स्पेशली चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड की बात करता है। हालांकि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन की बात 23 में भी किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, लेकिन 24 विशेष रूप से चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन की बात करता है, प्रतिषेध की बात करता है। ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड, स्पेशली 0 to 14 year child, any types of work are prohibited, but 14 to 18 year dangerous industries, child labor are prohibited। मतलब कुछ सेक्टर में इनको कुछ रिबेट है, मतलब कुछ काम करने का राइट है, लेकिन डेंजरस इंडस्ट्रीज जैसे माइंस हो गया, कारखाने हो गए, वहां पर काम करना प्रोहिबिटेड है। तो यहां पर दो बातें मैंने कहा कि 0 to 14 ऑल टाइप्स ऑफ वर्क आर प्रोहिबिटेड और 14 to 18 डेंजरस इंडस्ट्रियल वर्क, चाइल्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। तो हमने देखा राइट टू इक्वालिटी की बात किया आर्टिकल 14 to 18 में, राइट टू फ्रीडम की बात किया आर्टिकल 19 से 22 में, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24। अब नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 25 to 28। 25 to 28 आर्टिकल्स 25 to 28। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमें अपनी इच्छा के अनुसार स्व विवेक के आधार पर किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार है, अनुसरण करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, प्रोपैगेट करने का अधिकार है। ये सभी अधिकार स्वविवेक होनी चाहिए, आने की खुद का डिसीजन होना चाहिए, किसी प्रेशर में जोर जबरदस्ती के साथ जानबूझकर किसी को करप्शन कर करके ये नहीं। ऑल टाइप्स ऑफ दीज आर द प्रोहिबिटेड। रिलीजन पार्टिकुलर है, इंडिविजुअल होता है। आप जिस भी धर्म को अपनाना चाहते हैं, या आपकी स्वतंत्रता है, आपकी फ्रीडम है, आपकी इंडिविजुअल राइट है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है। उसमें स्टेट किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? देखो कि स्पेशली मैं जब सेकुलरिज्म पढ़ाऊंगा, धर्मनिरपेक्षता की बातें करेंगे, तो 1 by 1 हम आर्टिकल्स 25 to 28 डिस्कस करेंगे और डिटेल से इसको हम, खास करके ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रीलिमिनरी यानी कि वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, उसमें पूछने की चांसेस बहुत कम होते हैं, लिस्ट होते हैं। इसलिए हम इसको स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और जब सेकुलरिज्म पढ़ाएंगे, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ाएंगे, तो इसको 1 by 1 क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करेंगे, डिमेरिट्स बताएंगे, इसकी कमियां होती है, कब कब राज्य इसमें इंटरफेयर भी कर सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? अगला लिखेंगे आर्टिकल्स 29 एंड 30। आर्टिकल्स 29 एंड 30। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फॉर माइनॉरिटीज। देखो जो अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या कम है, उनको अपने स्क्रिप्ट का, लिपि का, भाषा का और जो विरासत में हमें चीजें मिली है उनको कंजर्व रखना, बनाए रखना, उनकी शिक्षा को मेंटेन रखना, ये हम सभी का फंडामेंटल राइट है।
हम सभी का मौलिक अधिकार है। अब कुछ मामले में रिलीजियस एजुकेशन भी दी जाती है, तो इस सभी की चर्चा मैं जब सेकुलरिज्म पढ़ाऊंगा तो 25 to 28 और 29 से 30 भी डिस्कस करेंगे। इसीलिए यहां पर इसको स्केप करके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल्स की बात करेंगे। 31 लिखेंगे, इसमें कैंसिल इट, इसे हटा दिया गया है। देखो कि ओरिजिनली आर्टिकल 31 रिमूव कर दिया गया, रिपील्ड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है अमेंडमेंट के द्वारा। अब प्रश्न उठता है इसमें था क्या, तो मैं बार बार कई बार बताया हूं और अभी भी बता रहा हूं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया और पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, वित्त, संपत्ति, संविदा, वाद विवाद और आर्टिकल्स 300 ए में रखा गया। और वो क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा, एकमात्र लीगल राइट है। अब दोनों में काफी सारे डिफरेंसेस है। अगर फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी होता तो कंपलसरी उसको ग्रांट किया जाता, यानी उसकी अमेंडमेंट करने के लिए उनको डायरेक्ट ग्रांट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता था। लेकिन जब वो संपत्ति का अधिकार लीगल राइट है तो प्रोसेस कहां से शुरू होता है? लोकल कोर्ट से शुरू होता है। जजमेंट हो सकता है लेकिन निचली अदालत से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, आखिरी में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर हुआ तो डायरेक्ट आप प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कुछ बातें और भी है। मेन सेक्शन आर्टिकल 31 तो रिपील्ड है, हटा दिया गया है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजन अभी भी एक्टिव है और वो है 31A। 31 लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। सेव द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म, आर्टिकल्स 31 certain laws related to कंजर्व्ड, कुछ कानून को यहां पर रखा गया है जिसको कंजर्व्ड है, मतलब उसको संरक्षण, प्रोटेक्शन दिया गया है। और वो क्या है? 9th शेड्यूल, नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची कहां पर है? आर्टिकल 31B में रखा गया है। और आप जानते हैं कि जब 9th शेड्यूल पे जुडिशियली रिव्यू करने से बचता है, यानी कि 9th शेड्यूल पे न्यायपालिका के पास बहुत कम अधिकार होता है जजमेंट करने का, रिव्यू करने का। हालांकि अब तो रिव्यू किया जाता है, लेकिन बेसिकली देखा जाए, मूलतः देखा जाए तो 9th शेड्यूल पे रिव्यू करने का पावर एक तरह से पार्लियामेंट न्यायपालिका के पास नहीं देता है। नेक्स्ट 31C लिखेंगे। 31C the conservation of right to protection of या conservation of conserve the property in a few hand, यानी कि संपत्ति संकेंद्रण का विरोध करता है आर्टिकल 31C। यानी कि जो वेल्थ है, संपत्ति है, किसी एक हाथ में कंजर्व नहीं होना चाहिए, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी के लिए अवसर प्रदान किया गया है। तो हमने देखा आर्टिकल 31 के बारे में
ओरिजिनली आर्टिकल 31 रिपील्ड है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजन 31A B C अभी भी एक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल्स 32 में मेंशन उपलब्ध है, और इसके तहत मूल अधिकार को बनाए रखने का गार्जियन न्यायपालिका को बनाया गया है। न्यायपालिका मूल अधिकार का संरक्षक, प्रोटेक्टर, गार्जियन और मूल अधिकार को बनाए रखना ये अधिकार न्यायपालिका के पास है। और न्यायपालिका में भी जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार वायलेट होता है तो उस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार वायलेट होता है तो वो आर्टिकल्स 226 के तहत हाई कोर्ट जाने का भी अधिकार रखता है। मूल अधिकार को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रीट पावर दिए गए हैं। तो रीट पावर क्या है? फंडामेंटल राइट को प्रिजर्व रखने के लिए, कंजर्व रखने के लिए जिस अधिकार का प्रयोग करता है, जिस राइट को ग्रांट किया गया है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रीट पावर, रीट अधिकार। रीट पावर 5 प्रकार के होते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला जो होता है जिसे हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का दूसरा अर्थ होता है टू हैव द बॉडी, सशरीर उपस्थित करना। और सशरीर उपस्थित करना किसके अगेंस्ट जारी करता है कि देखो जो भी अथॉरिटी होगा किसी के साथ गलत कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में ये किसके अगेंस्ट जारी किया जाता है? हैबियस कॉर्पस पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है, और प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट भी जारी किया जाता है। प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटी दोनों का अधिकार, दोनों के अगेंस्ट जारी किया जाता है क्या? हैबियस कॉर्पस। कब? जब किसी भी व्यक्ति का टू हैव द बॉडी वायलेट होता है, उसके साथ सही सलामत न्यायालय में उपस्थित नहीं की जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि अपने अधिकार को प्रिजर्व रखने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मदद ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे अथॉरिटी जो भी उसको प्राइवेट या पब्लिक जो भी है, अगर उसके अधिकार को वायलेट किया है तो उसके अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस जारी करता है। सेकेंड जो हमारा अधिकार है, सेकेंड जो दूसरा जो रीट पावर है, जिसे हम लोग कहते हैं मैंडमस। मैंडमस का अर्थ होता है हिंदी में परमादेश। मैंडमस, मैंडमस का अर्थ होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है सुप्रीम ऑर्डर, सर्वोच्च आदेश। मैंडमस का अर्थ होता है सर्वोच्च आदेश, सुप्रीम पावर, सुप्रीम ऑर्डर। और सुप्रीम ऑर्डर दो के अगेंस्ट जारी की जाती है, पब्लिक ऑथोरिटी और प्राइवेट, पब्लिक ऑथोरिटी एंड लीगल एंटिटी। लीगल एंटिटी में सब आ गया, प्राइवेट भी आ गया और गवर्नमेंट भी आ गया। लेकिन ये संस्था हो सकती है, इंडिविजुअल यहाँ पर किसी के अगेंस्ट जारी नहीं किया जा सकता है ना। ये संस्था कंप्लीट संस्था हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, रेलवे हो सकता है, फॉर एग्जांपल्स के रूप में, है ना। यहाँ पर पब्लिक ऑथोरिटी और साथ में साथ लीगल जो भी संस्थाएं हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सभी के अगेंस्ट मैनुअल जारी किया जाता है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा है थर्ड नंबर जो रीट है, जिसे सिटेरियोस कहते हैं, उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण का अर्थ होता है टू ट्रांसफर, सिटेरियोस का अर्थ होता है उत्प्रेषण, और इसका अर्थ होता है टू ट्रांसफर, टू हस्तांतरित करना। और हस्तांतरित करना किसके अगेंस्ट जारी किया जा सकता है? जुडिशियली, हायर जुडिशियली, लोअर जुडिशियली, हायर एडमिनिस्ट्रेशन, लोअर एडमिनिस्ट्रेशन, हायर टॉप बॉडी, लोअर टॉप बॉडी, आने की तीसरी जुडिशियली भी हो सकता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कैसा होनी चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड
जुडिशियली कैरेक्टर का होनी चाहिए, चाहे वो जुडिशियली हो या नहीं हो, उसी की तरह काम करने वाली दूसरी संस्था भी हो सकता है और उसका हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी का अगेंस्ट जारी करता है। क्लियर हुआ। फोर्थ जो हमारा है जिसे प्रोविजन कहते हैं, प्रतिषेध। प्रोविजन प्रतिषेध, और प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना, टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, मना करना। देखो कि प्रोविजंस भी क्या होते, प्रोविजन भी, प्रतिषेध भी, हायर जुडिशियली, लोअर जुडिशियली, हायर किसी जुडिशियली, लोअर किसी जुडिशियली के अगेंस्ट जारी करता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होनी चाहिए, जुडिशियली कैरेक्टर का होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर का होना चाहिए, ट्रिब्यूनल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्यू वारंटो, पांचवा जो हम देखेंगे क्यू वारंटो, यानी अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इसका अर्थ होता है, अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है ऑन व्हाट ग्राउंड, किस आधार पर। आपने ऐसा कोई अथॉरिटी जो काम कर दिया जो आपके क्षेत्राधिकार के बाहर था, तो ऐसी कंडीशन में उसके अगेंस्ट क्यू वारंटो जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है और आप पूछा जाता है उस अथॉरिटी के अगेंस्ट कि आपने ऐसा क्यों किया। प्राय ये हायर जुडिशली, लोअर जुडिशली, हायर किसी जुडिशली, लोअर किसी जुडिशली के अगेंस्ट जारी करता है, हायर ट्रिब्यूनल लोअर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जारी करता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक कैसा होनी चाहिए, जुडिशियली कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अपना ध्यान रखें, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।